हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 29 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून की मीन समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब है, मतलब ये क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब यूएपीए कानून के थ्रू किया क्या कि इसके रिगार्डिंग जितने भी इनके पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं उन सभी के लिए क्या किया कि इन्होंने एक सिल्ड का इस्तेमाल किया हुआ है कि मैंने कुछ भी नहीं सुनना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे तो सारे जो एनवायरनमेंट को हजार्ड करने वाले, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मुझे स्ट्रेटेजिक रूप से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं हमें उसे अप्रूवल देना ही देना है। और बेसिकली एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, मतलब कि पीएम मोदी के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में ये फंक्शन करते हुए दिख रहे हैं, राइट। और ये सिस्टम क्या दिखा रहा है कि इनके पास मतलब 2 रिक्वेस्ट आई हुई है, मतलब इसी प्रकार के ढेर सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप यूएपीए के रिगार्डिंग क्या करोगे कि आप इसमें चेंजेस कर लोगे। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारे पास जो पहला वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग द पब्लिक सिस्टम है। देखिए है क्या कि इंडिया में जितने भी मॉर्टेलिटी रेट हो गया और इन्फेक्शन का रेट हुआ वो वेरियस स्टेट में वेरी कर रहा है, ठीक। इंडिया में जितने स्टेट हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर इन्फेक्शन का रेट और वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट का जो डिफरेंस है, कहने की वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। और ऐसा मतलब बोला जा रहा था कि वो स्टेट जिनके पास मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर्स एक बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं, जहाँ पर मेन की सुपर स्पेशलिटी वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, कह रहे कि वो स्टेट बहुत अच्छा करने वाले हैं, जिनका जीडीपी बहुत अच्छा है, मतलब स्टेट का भी जीडीपी जिसका बहुत अच्छा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया। क्योंकि ये क्या है कि ये रिच स्टेट है, कि यहाँ की इकोनॉमी अदर जो स्टेट की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ऐसा मीन प्रिज्यूम किया जा रहा था कि ये लोग कोविड-19 से फाइट करने में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। बट देखिए जो डेटाबेस बता रहा है 25 जून तक का, ये इसी का ठीक रिवर्ट है कि वो स्टेट जो पहले कर्व को फ्लैटन किया हुआ दिखा रहे थे, अभी राइट नो वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। इवन केरला को भी ये उसमें ऐड करते हैं। राइटर कहते हैं कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और दिल्ली हो गया। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये 2 रिचेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया है। तो इन दोनों में हुआ क्या कि मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट है। गुजरात आज के डेट पे एपी सेंटर तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली करें, इन तीनों स्टेट में जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब लोगों के मरने वालों की संख्या कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है। और वहीं जिसे आप पुअर स्टेट बोल सकते हो, या जिसे आप बोल सकते हो कि जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स कम है, जो वहाँ पे लग्जरी की लाइफ जीते थे, लाइक गोवा हो गया, केरला हो गया, कह रहे कि सबसे ज़्यादा जो लेस मॉर्टेलिटी का रेट है, कह रहे कि वो गोवा में है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वहाँ पर इन्फेक्शन ऑलरेडी कम फैला हुआ है, ठीक। तो जो वहाँ का मॉर्टेलिटी रेट है, कह रहे वो तो कम है ही, लेकिन जितने भी वैसे स्टेट हैं जो जनरल स्टेट हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा, कह रहे उसमें गोवा में मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा कम है। लेकिन गोवा का अगर आप जीडीपी देखो, अगर आप वहाँ की जो सुपर स्पेशलिटी, अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह पर अगर आप बात करोगे, वहाँ पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पर बात करोगे, तो कह रहे हैं उतना बेहतर नहीं है जितना अच्छा वो गुजरात में आपको महाराष्ट्र और दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं वो या तो बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, कि मीन चेन्नई में, तो ऐसे रीजन में वो फैले हुए हैं। बट स्टिल अगर आप कोविड-19 और पैंडेमिक की अगर आप कंट्रोल करने की बात करोगे, अगर आप उस पर नियंत्रण रखने की बात करोगे, तो इसमें गोवा सबसे आगे निकल करके आया है। तो इन दोनों बातों से क्या प्रूफ क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, आपके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कह रहे कि ये इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी एक प्रमाण नहीं हो सकता कि आप कोविड-19 को बहुत अच्छे से टैकल कर भी पाओगे। आपके पास बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका यूज किस तरह से करते हो, उसकी जो यूटिलाइजेशन है, कह रहे वो आप किस लेवल पर जा करके कर पाते हो, कह रहे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। करके हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे कि हर किसी स्टेट के पास हो सकता है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन जिसके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उनके पास हॉस्पिटल कम है, उनके पास डॉक्टर्स कम है, उनके पास नर्सेज कम है, बट स्टिल अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों पर ये
जो फ्लैटनिंग द कर्व है कि इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि आपके पास क्या है, बल्कि जो भी है आपके पास उसका भी यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से करते हो, करें इस बात पर यह डिपेंड करता है। ये बात गोवा और केरला दोनों ने प्रूव करके दिखाया है। गोवा थोड़ा सा केरला से और बेहतर है, केरला गोवा से थोड़ा सा मीन इन्फीरियर है इन सभी मामलों में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पास जो केरला में हुआ क्या कि जो हॉट स्पॉट जोन से जैसे इटली हो गया, वुहान हो गया, तो सऊदी अरबिया हो गया, तो यहाँ से लोग केरला में आए हैं, तो इसकी वजह से आज के डेट में थोड़ा सा केरला की स्थिति खराब हुई है। अदरवाइज केरला ने भी बहुत अच्छा किया हुआ था, जबकि गोवा के साथ सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और गोवा ने किया क्या कि इस कोविड-19 के जो कर्व को फ्लैटन कर दिया है। ठीक, हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए RIC। देखिए RIC का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है रसिया है, इंडिया है और चाइना है। अब देखिए रसिया, इंडिया और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, कह रहे कि उनकी रिसेंट में मीटिंग हुई थी रसिया में, तो रसिया के इन्विटेशन पर इंडिया भी चला गया था, जबकि स्टिल इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था। बट स्टिल इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ये, और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, और इवन रसिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कह रहे इन तीनों की मीटिंग होती है। जब इन तीनों की मीटिंग होती है तो इंडिया में लोग अपनी भौएं, मतलब कि अपनी आंखें दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। कहते हैं क्या कि इंडिया ये क्या कर रहा है जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो ऐसे केसेस में इस प्रकार का जो ट्रायंगल है, कह रहे इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं थी, इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन आर्टिकल में बात क्या करते हैं, कहते हैं कि बाइकआउट करना, कह रहे हैं कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था। और RIC में ऐसा नहीं है कि जो इंडिया हो गया, रसिया हो गया और चाइना हो गया, केवल यही दो कंट्रीज़ हैं। कह रहे हैं कि इंडिया एक SCO का भी मेंबर है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रसिया और चाइना ये दोनों लीड करते हैं, तो इसलिए रसिया और चाइना के साथ रिलेशन को इतने जल्दी से डिसमेंटल कर देना, कह रहे इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली उतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, उतना अच्छा होगा नहीं। क्योंकि SCO में क्या है कि मिडिल ईस्ट की भी कंट्रीज़ हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, तो तुर्कमेनिस्तान वगैरह की जो बाउंड्रीज लगती हैं वो पाकिस्तान से लगती हैं। तो अगर हमारा इन्फ्लुएंस अगर हमारा मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा रहता है तो हम चाइना के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर, दोनों के ऊपर भी हम प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। और इंडिया के पास एक और अवसर होगा कि वो किसके ऊपर, कि रसिया के साथ अपने रिलेशन को थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पर या नेक्स्ट स्टेज पर लेकर के जा सके। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट की बात करोगे तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो टुवर्ड्स वेस्ट मतलब पश्चिमी कंट्रीज़ की आप बात करो, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया या इजराइल हो गया, कहने कि इन सारी कंट्रीज़ की टुवर्ड्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। लेकिन राइटर यहाँ इससे इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। राइटर कहते हैं कि इंडिया का जो स्टेटमेंट था कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, कह रहे वो टुवर्ड्स वेस्ट शिफ्ट होती जा रही है, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा बैलेंस बना करके रखा हुआ है। देखिए रसिया क्या चाहता है कि इंडिया का वहाँ पर सपोर्ट चाहता है, इंडिया से वो व्यापार करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है सैंक्शंस लगे हुए हैं। वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी और अमेरिका ने भी रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा हुआ है। तो रसिया, चाइना और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है इन ट्रेड वगैरह के रिगार्डिंग में। इंडिया क्या है कि इंडिया जो हथियार है सबसे ज़्यादा रसिया से ही परचेज करता है। अब इंडिया क्या चाह रहा है कि इंडिया पूरी तरह से रसिया पर डिपेंड नहीं होना चाहता है। किसके रिगार्डिंग डिपेंड नहीं होना चाहता? अपने हथियारों के रिगार्डिंग। तो इसलिए वो अपने हथियारों में क्या वैरायटी लाना चाह रहा है। तो इसकी वजह से इंडिया ने किया क्या है कि अमेरिका से भी हथियार परचेज कर रहा है, इजराइल से भी हथियार परचेज कर रहा है, और फ्रांस से भी हथियार परचेज कर रहा है, क्योंकि एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड होना कह रहे हैं बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। तो इंडिया का जो ये वाला स्टेप है, कह रहे कि वो इसे इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि इंडिया टूवर्ड्स द वेस्ट शिफ्ट होता जा रहा है, राइट। इंडिया के लिए जो अनदर सिनेरियो है, जो रसिया, चाइना और इंडिया के बीच में एक एलिफेंट का काम कर रहा है, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और चाइना अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। चाइना क्या करता है कि चाइना खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया अपने वर्ल्ड ऑर्डर पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इंडिया का यूएसए के साथ टाइज करना, यूएसए से हथियार
परचेस करना और यूएसए के साथ बायलेटरल एग्रीमेंट करना, कह रहे कि ये ऐसा बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता हुआ है कि इंडिया इस प्रकार के ट्रायंगल से पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया या पूरी तरह से खुद को रिमूव करके रखा हुआ है। बस इंडिया चाहता क्या है कि चाइना का जो एग्रेशन की जो पॉलिसीज है, कह रहे कि हो सकता है कि बिकॉज क्योंकि रशिया क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना क्या है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो दोनों के बीच में टाई अप हो जाए। रशिया क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द जो हथियार है उसके, कह रहे कि वो चाइना को बेचता है। तो इंडिया अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो करता क्या है, इतनी वेराइटीज़ वो अपने हथियारों में या अपने जो स्ट्रेटजीज में, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में इस प्रकार के चेंजेस वो लेकर के आ रहा है। बट स्टिल यहाँ पर राइटर कहते क्या है, कहते हैं कि इंडिया के लिए जो एससीओ हो गया और जो इस प्रकार की जो ट्रायलेटरी मीटिंग हो गई, कह रहे हैं वो आज की डेट में भी इम्पॉर्टेंट थी और इम्पॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि इंडिया हुआ क्या था कि सन 2000 से बिल्कुल ये स्टार्ट करता है, जब ये पहली बार मीटिंग हुई थी, ये RIC वाली मीटिंग, तो उस वक्त इंडिया क्या चाहता था कि इंडिया और चाइना दोनों ही एक मल्टी पोलर वर्ल्ड चाहते थे। मल्टी पोलर वर्ल्ड का मतलब यह है कि किसी एक कंट्री सुपर पावर के रूप में ना दिखे, बल्कि कई कंट्रीज हों कि जो क्या है कि एक सुपर पावर के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हों। इसी को बोलते हैं कि मल्टी पोलर रेजिमेंट। तो उस वक्त जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त तो इंडिया हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया, कह रहे ये तीनों कंट्रीज कह रहे कि वो मल्टी पोलर वर्ल्ड के बारे में या फिर ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर थी, बहुत ही ज़्यादा उस पर उसका फेवर करती थी। तो इंडिया ने भी बेसिकली वही किया। बट ये हुआ कि चाइना की जो एग्रेशन पॉलिसी है, चूँकि चाइना की बाउंड्री इंडिया से लगती है, तो इसकी वजह से चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है और चाइना अपने वर्ल्ड लेवल पर अपने खुद को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आज की तारीख में वो कमज़ोर नहीं है और वो इंडिया जैसे कंट्रीज़ को भी वो दबा सकता है या वो बेसिकली सप्रेस कर सकता है। तो ये तो चाइना की जो डिप्लोमेसी है, चाइना का जो वर्ल्ड लेवल पर सुपर पावर बनने का जो प्लान है, करे वो इसे इंडिकेट करता है। बट स्टिल अगर आप RIC की बात करोगे तो ये कल की डेट पे भी रेलिवेंट था और आज भी रेलिवेंट रहेगा। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया कि डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द GST है। देखिए 1 जुलाई 2017 से होता क्या है कि GST को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब GST क्या है कि GST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और पहले क्या होता था कि स्टेट वाइज इनडायरेक्ट टैक्स डिफाइन थे, तो हर स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स अपनी तरफ से लगा लिया करता था, कोई कम लगाता था तो कोई ज़्यादा लगाता था। ठीक है, अब ये इस प्रकार का जो GST का जो सिनेरियो है कि स्टेट वाइज डिमार्केशन होने की वजह से अगर कोई फॉरेन कंट्री का कोई अगर इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता था, तो उसके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो खड़ा हो जाता था कि वो पूरी इंडिया में अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्टेट पर जाने के बाद टैक्स का एक नया स्ट्रक्चर उसे देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें सिंप्लीफाइड नहीं थी, जिस प्रकार से चाइना में, सिंगापुर में और अदर कंट्रीज़ में, जहाँ पर सिंपली एक इन्वेस्टर जाता है और उसको साफ साफ बता दिया जाता है कि आपके ऊपर कौन कौन सा टैक्स लगने वाला है। लेकिन चूंकि स्टेट वाइज ये जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो डिसेंट्रलाइज था, तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते थे कह रहे उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर राइटर कहते क्या है कि अभी तक जो 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ रुपीज़ जो सेंटर ने स्टेट को दिया है इनडायरेक्ट टैक्स के शेयर के फॉर्म में। देखिए जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, 268, 269 और 270, 271 ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये बतलाते क्या है कि इंडिया अपने सेंटर और स्टेट के बीच में फंड के डिमार्केशन के या टैक्स के डिमार्केशन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से उसे डिवाइड किया जाएगा। राइट, अब देखिए जो 15th फाइनेंस कमीशन है, तो उन्होंने सजेस्ट क्या किया है कि 41% का क्या होगा कि शेयर होगा। पहले 40 जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था उसने बोला था कि 42% होगा शेयर होगा स्टेट का, लेकिन अभी क्या हुआ कि 1% और घटा दिया गया। अब इसमें क्लॉज क्या दिया गया कि 1% घटाने का बोला गया कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में लद्दाख वाला रीजन है, कह रहे कि उनको शेयर देना है, इसकी वजह से हमने ये 1% को घटा दिया है और वहाँ के डेवलपमेंट पर हम वो 1% पैसा खर्च करने वाले हैं, ये तो बोला गया है। लेकिन देखिए पेंडेमिक के ड्यूरेशन में अब हुआ क्या कि GST का कलेक्शन हुआ है श्रिंक, तो जो स्टेट को जो बेसिकली पर्क्स देना चाहिए था सेंटर को, जो इस देना चाहिए था, अभी उसके पास क्या हो कि फंड की हो रही है कमी। तो जब फंड की कमी होने की वजह से अब वो स्टेट को वो पैसा या उस प्रकार का रिम्यूनरेशन नहीं दे पाएगा जिस प्रकार से उसे देना चाहिए था।
अभी पेंडेमिक के ड्यूरेशन की बात करते कहते हैं कि स्टेट सेंटर को चाहिए क्या कि कोई अल्टरनेटिव मेथड ढूंढे जिसके थ्रू वो पैसे को जनरेट करे और स्टेट को बेसिकली इस प्रकार के कोविड-19 के टाइम पीरियड में कोविड-19 से भी फाइट करने के लिए और उनको अपने खुद के रेवेन्यू, अपने खुद के बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उसे पैसे देने चाहिए, सो दैट कि जो इंटरेस्ट है, स्टेट का जो इंटरेस्ट है, कह रहे हैं कि वो बना रहे। और सेंटर के पास तो वेरियस कई तरीके हैं कि जिससे वो क्या कर सकता है कि कलेक्शन कर सकता है, पैसे इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जो स्टेट है उनके पास इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक बड़ा शेयर हुआ करता था। ठीक है, तो इसी में इसके रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं कि सेंटर को स्टेट के लिए कुछ अलग फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, वो कैसे भी करे वो उसका टास्क है। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास जो डिस्कस करना है वो रिगार्डिंग द वैक्सीन और रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग है। देखिए, ड्रग्स का रेगुलेशन होता है कि किसी भी ड्रग्स की एक कीमत से कि एक प्राइस से कहीं ज़्यादा उसकी कीमत वसूली तो नहीं जा रही है, क्योंकि देखिए एक जब ह्यूमन जब बीमार पड़ता है तो अब उसे ठीक होने के लिए अब आप उसके पास जितना असेट है अब उसकी भी अगर आप मांग करोगे तो वो दे ही देगा। लेकिन ये इथिकली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता है कि आपके पास कोई ड्रग है, आपके पास कोई मेडिसिन है और अगर आपके सामने कोई नीडी पर्सन है तो आप उसको उस अमाउंट से ज़्यादा जो कि होना चाहिए गुड वन अमाउंट के अकॉर्डिंग राइट मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो गया जो उस मेडिसिन की एक्चुअल प्राइस है, कह रहे हैं कि आप उससे कहीं ज़्यादा अगर आप उससे डिमांड करते हो तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अभी राइट नाउ हो क्या रहा है कि वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है और कोरोना वायरस की वेरियस मेडिसिन क्या मार्केट में आ रही हैं। अब कोरोना वायरस के वैक्सीन के डेवलपमेंट में इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया टाइम स्केल को श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। अब राइटर क्या कहते हैं यहाँ पर, राइटर कहते हैं कि अगर आप टाइम को कम कर दोगे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वैक्सीन बहुत जल्दी से आप डेवलप कर लोगे, क्योंकि वैक्सीन के डेवलप करने में उसका एक टाइम पीरियड है, करे वो तो उसे लगना ही है। आप मल्टीपल स्टेज को आप एक साथ चला रहे हो सो दैट कि आप टाइम को कम कर सको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला है, क्योंकि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगर आप ह्यूमन ट्रायल के ऊपर ट्रायल वो स्टेज 1 स्टेज 2 अगर आप एक साथ भी रन करवाते हो तो लेकिन दोनों के जो आउटकम है अगर आपको जो देखना है कह रहे हैं वो तो टाइम लेगा। आप चीज़ों को इंजीनियरिंग करने में आप समय कम ले सकते हो, आप उसे मैन्युफैक्चर करने में आप समय कम ले सकते हो, लेकिन उसके रिस्पॉन्स का तो वेट आपको करना पड़ेगा कि एक वैक्सीन है, आपने किसी ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया, अब उसका रिस्पॉन्स क्या है, अब उसका आउटकम क्या है, अब आपको 10 डेज 15 डेज या 1 मंथ का वेट करना ही पड़ेगा, ताकि सो दैट कि जब फर्दर जब आप लोगों तक ये वैक्सीन पहुँचाओ तो वो इस बात के लिए इंश्योर हो सके कि हाँ ठीक है अब उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, अब 3 महीने तक वो सिक्योर हैं, 6 महीने तक सिक्योर है या 1 साल तक सिक्योर है। कह रही ये बात तो वैक्सीन डेवलप होने के बाद उसके रिस्पांस के बाद ही आप बता सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट करने वाला उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में पहले से ही किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। कह रहे वो चाहे कैसा भी चाहे वो कैसा भी साइंटिस्ट हो या कैसा भी वो मैन्युफैक्चरर हो। ठीक, तो राइटर के अकॉर्डिंग क्या है कि आप बेसिकली उसके रिस्पांस का वेट करोगे और इस वैक्सीन के डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट है कह रहे उसमें टाइम लगने वाला है, और जो आपकी रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं वैक्सीन के डेवलप होने के बाद इसके प्राइसिंग पर उसे कंट्रोल करना होगा। ठीक है, ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट वन है आर्टिकल जो डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग द इंडिया और चाइना के जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर इंडिया का अगर आप डिफेंस रिपोर्ट अगर चाइना चेक करेगा तो चाइना का जो आज का हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कह रहे वो हमें देखने को लग रहा है कि चाइना गलत कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया के अगर आप डिफेंस का अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट देखोगे तो इंडिया ने सबसे पहले जब 2002-2003 का अगर जो उसका डिफेंस का जो कॉपरेशन था तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया खुद को एक्सपेंड किया था गल्फ ऑफ मलक्का पे भी और पर्सियन गल्फ में भी, सॉरी स्टेट ऑफ मलक्का और पर्सियन गल्फ। मतलब 2002-2003 में जो इंडिया का मोटिव था, जो इंडिया का बेसिकली ऑब्जेक्टिव था वो पर्सियन गल्फ में और स्टेट ऑफ मलक्का में अपना जो इन्फ्लुएंस है कह रहे उसे बढ़ाना था। लेकिन फिर अगर आप थोड़ा और आप आगे चले आओ
2010 और 12 की अगर आप बात करोगे तो अब ये तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ना केवल पर्शियन गल्फ, ना केवल स्टेट ऑफ मलक्का, बल्कि जो अपने नेबरिंग स्टेट जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कह रही इंडिया ने वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाया है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और चाहे वो वेरियस कंट्रीज़ हो, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, कि इंडिया ने भी एक बायलेटरल डिफेंस डील किया हुआ है और चाइना को घेरने की कोशिश उसने भी किया है, इंडिया ने भी किया हुआ है। अब अगर आज की तारीख की अगर आप बात करोगे, ये तो 2012-14 की बात थी। अब अगर डिफेंस का अगर आप आज अगर आप एनालिसिस देखोगे तो इंडिया कर क्या रहा है कि इंडिया जो एंटी चाइना जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कह रहे उनके साथ इंडिया के जो टाई अप है, इंडिया के जो बायलेटरल रिलेशन है, कह रहे कि वो बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। अब वो चाहे वो यूएसए की बात हो, चाहे वो इजराइल की बात हो, फिर वो चाहे जर्मनी की बात हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो, कह रहे हैं कि अगर आप इन तीनों अगर आप रिपोर्ट को देखोगे, चाइना के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो चाइना को एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आ जाती है कि इंडिया एलएसी वाले रीजन पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, वेरियस टाइज बायलेटरल रिलेशन को डेवलप कर रहा है। मतलब ना केवल चाइना बल्कि इंडिया भी खुद को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक, तो अगर चाइना को इस प्रकार से ब्लेम करना कि एक्सपेंशनिस्ट की जो पॉलिसी है केवल चाइना की है, इंडिया की नहीं है, कह रहे ये बिल्कुल भी गलत होगा। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि जो उसका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, कह रहे हैं कि वो खतरे में पड़ रहा है। और जो संघाई वाला रीजन है, क्योंकि वो ऑटोनोमस रीजन है, तो वहाँ पर वो क्या चाहता है कि अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है। तो इसकी वजह से वो इंडिया को ये बात साफ साफ सिग्नल देना चाहता है कि आप एक लिमिट के बाद आप खुद को बहुत ज़्यादा अपर हैंड पर लेकर के मत जाओ। अब देखिए, चाइना का अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर आप इन्फ्लुएंस देखोगे, चूँकि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, तो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, कह रहे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। चाइना जाना जाता है अपनी सप्लाई के कारण, उसके अपने सस्ते प्रोडक्ट के कारण। चाइना का जो प्रभाव है, चाइना के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, चाइना के पास लो वेज स्किल है, तो इसकी वजह से वो करता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसने अपना खुद का दबदबा बना कर रखा है, उसका सप्लाई चेन बहुत पावरफुल है। लेकिन देखिए, एक सुपर पावर बनने के लिए आपकी मिलिट्री का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में उसके पास अब वो खुद को क्लेम बताता तो है कि उसके पास आर्मामेंट बहुत अच्छे हैं, उसके पास J-20 जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन हमेशा से एक जो है सस्पिशियस की निगाह से देखा जाता है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के रिगार्डिंग हमेशा से उसके ऊपर संदेह किया जाता है। और जो चाइना के जो सोल्जर्स हैं, कह रहे कि वो उतने इफेक्टिव नहीं हैं, उन्होंने उतने बड़े बड़े वॉर जीते नहीं हैं, तो इसकी वजह से जो वर्ल्ड लेवल पर है, वर्ल्ड लेवल पर उसे एज अ मिलिट्री पावर उसे रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। अब जब जिसे वर्ल्ड लेवल पर रिकग्निशन नहीं मिलेगा, तो वो वर्ल्ड लेवल पर सुपर पावर बनने के लिए, खुद को रिकग्नाइज करवाने के लिए करेगा क्या कि उसे प्रूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं, हमारी मिलिट्री बहुत अच्छी है। तो जो गलवान वैली में इंडिया के साथ जो झड़प हुई है, उसमें भी ये बात हमें देखने को मिली है। तो इसीलिए चाइना ने किया क्या कि उसके कितने सोल्जर्स की मौत हुई है या उसके कितने सोल्जर्स घायल हुए हैं, कह रहे उसका नंबर चाइना ने रिवील नहीं किया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा समराइज़ करोगे तो यहाँ राइटर यहाँ पर कहते क्या है कि इंडिया के भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसी का आंसर ये चाइना का एग्रेशन है। चाइना खुद को एक सुपर पावर बताना चाहता है, वो इकोनॉमी के फॉर्म में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, इवन उसके पास तो परमानेंट सीट भी है यूनाइटेड नेशंस में। तो सुपर पावर बनने की वो सारी कैपेबिलिटी तो उसके अंदर आ गई है, लेकिन उसके मिलिट्री को वर्ल्ड लेवल पर रिकग्निशन नहीं मिल रहा, उसके हथियारों को उस प्रकार का तवज्जो या उस प्रकार का रिकग्निशन नहीं दिया जा रहा जिस प्रकार से यूएसए हो गया, रसिया हो गया, खैर इनके हथियारों को दिया जाता है। तो चाइना वो वर्ल्ड लेवल पर रिकग्निशन को प्राप्त करना चाहता है, तो इसकी वजह से वो ये सारे काम कर रहा है। अब इंडिया में अगर रफाल जैसे जेट्स अगर आ जाते हैं, अब राइटर कहते क्या है कि इंडिया जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, कह रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को हमेशा आउटसोर्स करके नहीं रख सकता है। इंडिया को अगर
चाइना को टैकल करना है या वर्ल्ड लेवल पर अपने अगर इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है तो उसे इस प्रकार के 5th जनरेशन के हथियार हो गया या 4th जनरेशन के हथियार हो गया, उसे अपने यहाँ पर डेवलप करना होगा। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ आप बायलेटरल ट्राइज करके आप उनसे अगर आप हथियार परचेस कर लेते हो तो ये चीज़ें हमेशा टेम्परेरी ही रहने वाली हैं, ये बहुत दिनों तक आपके काम नहीं आने वाली हैं। अगर आप इसे परमानेंट या अगर आप इसको स्टेबल करना चाहते हो तो आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करनी होगी और खुद का चाइना का विकल्प बन करके बाहर आना होगा। तभी आप चाइना को और चाइना जैसे जो अदर जो इमर्जिंग जो कंट्रीज़ हैं अगर आप उनके साथ प्रॉपर डील कर सकते हो, आप अपना इंडो पैसिफिक वाले रीजन पे अपना प्रभाव बना सकते हो। क्योंकि इंडो पैसिफिक इंडिया अपना मानता है लेकिन चाइना वहाँ पर भी अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से वो साउथ चाइना सी पे अपना कब्जा बताता है, जो वहाँ पर छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं कहते हैं कि वो कहती हैं कि साउथ चाइना सी पर उनका भी अधिकार है, लेकिन यहाँ पर चाइना क्या कहता है कि नहीं, साउथ चाइना सी पर केवल उसका अधिकार है और किसी भी कंट्री का वहाँ पर अधिकार नहीं है। जबकि जो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो गया, कह रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ हो गई, रिसर्च हो गया, कह रहे हैं इंडिया वहाँ पर करता रहता है। तो इसलिए इंडो पैसिफिक वाला रीजन इंडिया के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसकी वजह से इंडिया को अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स न करने के मतलब ना करे, बल्कि वो क्या करे, खुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी के फॉर्म में इस प्रकार के जेट एंड एयरक्राफ्ट को डेवलप करे, तभी इंडिया अपनी सिक्योरिटी को क्या कर सकेगा, सिक्योर कर पाएगा। तो आज के डेट पे जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे द हिंदू के, मैंने वो सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।